हेलो बच्चों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। केवल स्पेशल ही नहीं, बहुत यूज़फुल भी रहने वाली है, क्योंकि कहीं से बहुत मुश्किल से मैंने ढूँढ-ढाँड़ के जुगाड़ किया है आप लोगों के लिए सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स का। 2-3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जो हम इस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करेंगे, वो इस तरीके से हैं। सीबीएसई का पैटर्न और सिलेबस दोनों इस साल से अलग था थोड़ा-सा। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो केवल इसी साल जोड़े गए हैं, तो वो चैप्टर्स आपको इस क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेंगे। जैसे कुटज इस साल जोड़ा गया है और बनारस और दिशा वाला चैप्टर इस साल जोड़ा गया है। अज्ञेय वाले दोनों चैप्टर इस साल जोड़े गए हैं। गांधी और नेहरू वाले चैप्टर इस साल जोड़े गए हैं। तो बहुत सारे चैप्टर आपके सिलेबस में इस साल जोड़े गए हैं, तो वो आपको इस क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर में लेटर आता था पिछले साल तक 5 नंबर का, वो हटा दिया गया है। तो कुछ चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है। यहाँ इस क्वेश्चन पेपर को शेयर करने का मेरा उद्देश्य है कि आप लोग क्योंकि पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको थोड़ी-सी डेप्थ पता चल जाए कि कितनी गहराई तक एक चैप्टर को पढ़ना है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से सीबीएसई जो है नॉर्मल क्वेश्चंस को घुमा करके पूछता है, जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो ये आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा और आपको थोड़ा-सा ये आइडिया भी मिल जाएगा कि कौन से प्रश्नों को आपने इम्पॉर्टेंट नहीं है ऐसा सोच करके अटेम्प्ट नहीं किया या छोड़ दिया है, रिवाइज़ नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास 2 दिन पूरे-पूरे बचे हुए हैं। आप इससे डेफ़िनेटली आपको हेल्प मिलेगी, पैटर्न पता लग जाएगा, सीबीएसई के क्वेश्चंस की गहराई पता लग जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने जो आपके शुरू के गद्यांश और पद्यांश आते हैं, वो छोड़ दिए हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि बच्चे जो हैं उनको कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन गलत करके ऑलमोस्ट सारे प्रश्न जो हैं उनके ठीक हो जाते हैं। गद्यांश और पद्यांश के अंदर से ही जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर छाँटने होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा और बार-बार आगे-पीछे करना, इस तरीके से आपको चीज़ें समझ भी नहीं आएँगी। तो हम केवल अंतराल और अभिव्यक्ति माध्यम से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और चीज़ जो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगी, फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम था, वो एक ही सेट था, उसमें अलग-अलग सेट नहीं थे, लेकिन सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में 3 अलग-अलग सेट थे। तो तीनों अलग-अलग सेट मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, तो आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि कितने क्वेश्चंस हर सेट में सेम होते हैं और कितने क्वेश्चन हर सेट में अलग होते हैं। तो ये थोड़ा-सा आइडिया आ जाएगा आपको। और एक सप्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न पिछले साल नहीं था, वो भी इसी साल ऐड किया गया है, तो वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 2-4 बातें हैं, उसके अलावा जो है बाकी सिलेबस सेम है, पैटर्न का आपको थोड़ा-सा पता लगने वाला है, प्रश्नों की गहराई आप लोगों को पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। जैसा मैंने आपको बताया कि शुरू के 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने छोड़ दिया, जो कि अपठित गद्यांश और पद्यांश का था। उनको हम किसी छोटी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानियाँ रखनी है। ये आपके अभिव्यक्ति और माध्यम वाले प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मिशनरियों द्वारा किस उद्देश्य से भारत में पहला छापाखाना खोला गया? ये हमने पढ़ा है। मिशनरियों ने पहला छापाखाना खोला था भारत में। उन्होंने छापाखाना खोल करके भारत में जो है छपाई की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने उपयोग के लिए छापाखाना खोला था। धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए उन्होंने छापाखाना खोला था। अगला प्रश्न, एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उस प्रक्रिया को हम फ़ोन इन कहेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो रिपोर्टर फ़ोन से इन हो गया है स्टूडियो में, जहाँ से खबर टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट हो रही है, वहाँ वो फ़ोन से जुड़ गया है। तो फ़ोन पर बात करके दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाना फ़ोन इन होता है। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत किससे मानी जाती है? वेब दुनिया से नेट पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। कविता की दुनिया से जुड़ने के लिए ये आवश्यक है कि हम शब्दों से जुड़ें। शब्दों का बड़ा महत्व है कविता में। शब्दों से खेलना आना चाहिए, शब्दों को विभिन्न तरीकों से प्रयोग करना आना चाहिए। तो कविता से जुड़ने के लिए शब्द ज़रूरी हैं। बच्चों की रचनात्मकता तब आकार लेती है जब उन्हें हम तुकबंदी कराएं। तुकबंदी होता है जैसे कविता की एक लाइन टीचर ने बोल दी, उसके बाद वो बच्चों को बोले कि इसकी राइमिंग करो, इसको चलो एक कविता बनानी है। तो बच्चे अपने अपने तरीके से उस कविता में लाइनें जोड़ते जाएंगे और एक अच्छी कविता क्लासरूम में बनके तैयार हो जाती है। तो ये उनकी रचनात्मकता को उभारने का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, जिस तरीके से अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं, ठीक उसी तरीके से एक गद्यांश और एक पद्यांश जो है आपको अंतरा में से मिलेगा। अंतराल में से इस तरीके के प्रश्न नहीं आते, न सप्रसंग व्याख्या के और न पठित और अपठित गद्यांश पद्यांश के। ये केवल जो है आपको
अंतरा में से करने हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें तोड़ो कविता का ये पहला पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को आप ध्यान से देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद बढ़ते हैं इसके प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, सुनते हैं मिट्टी में रस है, यहाँ मिट्टी में रस से कवि का क्या अभिप्राय है। जब जब भी मैंने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया है या हमने रिवीजन करी है, मैंने ज़रूर ये बताया है कि इस कविता का सीधा सीधा अर्थ निकलता है जो लिखा हुआ है, या इसमें कुछ छिपा हुआ अर्थ निकलता है। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें उस छिपे हुए अर्थ को ध्यान में रखना होता है, तब जाकर के वो एमसीक्यू सॉल्व होता है। अगर आप कविता के शब्दों पर जाएंगे तो आप गलत कर जाएंगे। आप अपना सपोर्ट मटेरियल उठा करके देख सकते हो। शब्दों के अनुसार अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर लगाया होगा तो वो गलत आपको मिला होगा। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, स्पेशली कविताओं में जो उस कविता का भाव है, जो उसका छिपा हुआ अर्थ है, जो संदेश है जो कवि देना चाहता है, उन पंक्तियों के माध्यम से हमें उसको सोचना है, फिर उस प्रश्न को सोचना है, तब उसको हल करना है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, मिट्टी में रस है से कवि का क्या अभिप्राय है। अब अगर केवल हम ऊपर वाले अर्थ को देखें तो मिट्टी में रस का अर्थ हो सकता है मिट्टी में नमी। थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो मिट्टी में रस का अर्थ हो सकता है धरती में उर्वरता। लेकिन हमें यहाँ मिट्टी में रस का जो इसका अर्थ निकलेगा वो हम इस तरीके से निकालते हैं, जैसे कविता में हमने निकाला था कि मिट्टी में रस होता है तभी वो किसी भी बीज को उपजा सकती है। तो उसी प्रकार हम इसका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हृदय में रचनात्मकता होती है हर व्यक्ति के में, तभी वो सृजन कार्य कर सकता है। रचनात्मक कवि के अनुसार सृजन में सबसे बड़ी बाधा क्या है। सृजन हर व्यक्ति के मन के अंदर होता है, उसके मन के अंदर भाव होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति सृजन नहीं कर पाता। कई बार क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन में नीरसता व्याप्त हो जाती है। इस पैरा को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। ऊब जाना, ऊबते हम कब हैं, जब कोई चीज़ हमारे लिए नीरस हो जाती है। तो इस प्रश्न का ये उत्तर हो सकता है सबसे अच्छा, मन की नीरसता ही सृजन में बाधा है। अगला प्रश्न, कवि किसे तोड़ने का आह्वान कर रहा है। जो अभी मैंने एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको जो चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से हमें सोचना है, वो इस प्रश्न पर पूरी तरह से एप्लीकेबल है। कवि किसे तोड़ने का आह्वान करता है, पत्थर, चट्टान और झूठे बंधन। दोबारा से मैं आपको पैरा दिखाती हूँ। यहाँ ये पत्थर, ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटे, तीनों को तोड़ने की बात कवि करता है, लेकिन हमें सबसे अच्छा इसमें से आंसर पिक करना है। यहाँ झूठे बंधन सबसे अच्छा आंसर हो सकता है, क्योंकि झूठे बंधन अगर धरती के टूटेंगे तो हम धरती को अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे, और झूठे बंधन मनुष्य के टूटेंगे तो मनुष्य जो है अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा और सृजन कर पाएगा। अगला प्रश्न इस पैरा का, मनुष्य की नीरसता के क्या कारण हो सकते हैं। अब परंपराओं में बंधे होने के कारण मनुष्य नीरस हो सकता है, ये झूठे बंधनों वाली बात आ गई। कठिनाइयों में घिरे होने के कारण भी वो नीरस हो सकता है, झूठे रिश्तों के कारण भी नीरस हो सकता है, और मुक्त होने की शक्ति के अभाव के कारण। एक तरीके से देखें तो चारों ऑप्शन कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ भी हमें सबसे अच्छा आंसर छांटना है, जो कि डी है। बहुत सारे बंधन मनुष्य के ऊपर लगे होते हैं, लेकिन कुछ ही मनुष्यों के अंदर शक्ति होती है, कुछ ही मनुष्यों के अंदर इतना साहस होता है कि वो अपने झूठे बंधनों को तोड़े और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो यहाँ इसका सबसे अच्छा आंसर होगा मुक्त होने की शक्ति के कारण। आधे आधे गाने से क्या आशय है। आधे आधे गाने से आशय है जीवन में अधूरापन। क्वेश्चन जो है गद्यांश वाला है, ये हरगोबिंद वाले चैप्टर में से लिया गया है। एक बार मैं रीडिंग कर देती हूँ इसकी थोड़ी सी। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को पीढ़ी दे दी और आंख के इशारे से बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की हवेली है, जहाँ दिन रात नौकरों की भीड़ लगी रहती थी। वहां आज बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। इन हाथों में केवल मेहंदी लगाकर गांव की 9 परिवार पालती थी। कहाँ गए वो दिन, हरगोबिंद ने लंबी सांस ली। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ उठा करके दे दिया है। चलिए इसके आंसर्स देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न, हरगोबिंद ने लंबी सांस क्यों ली। अपने को सामान्य करने के लिए, सोच से बाहर आने के लिए, अफसोस व्यक्त करने के लिए, या यादों की वेदना से निकलने के लिए। इसमें जो है लंबी सांस लेने का अर्थ आएगा यादों की वेदना से निकलने के लिए। तो में मेहंदी लगाकर परिवार पालने से किस प्रकार का अर्थ ध्वनित हो रहा है। ध्वनित हो रहा है मतलब कैसा अर्थ निकल रहा है। बहुरिया के शौक का, बड़ी बहुरिया की समृद्धि का, बड़ी हवेली की समृद्धि का, बड़ी हवेली की कमजोरी का। तो यहाँ बात हो रही है हवेली के बारे में, बाद में बड़ी बहुरिया है, पहले वो बड़ी हवेली का जिक्र करता है। तो बड़ी हवेली की समृद्धि का एहसास होता है इससे कि बड़ी हवेली इतनी समृद्ध थी, इतने पैसे थे, इतनी धन दौलत थी इस हवेली में कि केवल एक बहू के हाथ में मेहंदी लगा करके एक औरत जो है अपना पूरा परिवार पालती थी।
बड़े बहुरिया ने हरगोविंद को बैठने के लिए पीढ़ी क्यों दी होगी? अपनी संस्कृति के कारण, बैठने के कारण, हरगोविंद से काम होने के कारण, कुछ देर रोकने के कारण। इसका आंसर है कुछ देर रोकने के कारण, क्योंकि चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो एक औरत मोदियाइन वहाँ पर बैठी होती है जो अपना कर्जा लेने आई होती है, तो वो बड़ी बहू उसके सामने कुछ बताना नहीं चाहती, इसलिए वो कुछ देर रोकने के लिए उसको बैठने के लिए पीढ़ी देती है। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की हवेली रह गई है, इसका क्या अर्थ निकल सकता है? अब नाम रह गया है, अब बड़ी हवेली नहीं रह गई, अब वो शान नहीं रह गई, अब वो संपन्नता नहीं रह गई। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, इसका आंसर होगा डी वाला, अब वो संपन्नता नहीं रही। अब वो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को आंख के इशारे से थोड़ी देर चुप बैठने के लिए क्यों कहा होगा? महत्वपूर्ण बात उसको कहनी थी, हिम्मत जुटाने के लिए उसको टाइम चाहिए था, संवाद की गंभीरता के कारण, किसी अन्य के होने के कारण। इसका सबसे अच्छा आंसर है संवाद की गंभीरता के कारण, क्योंकि उसे ऐसा मैसेज देना था जो वो मोदियाइन के सामने नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए उसने थोड़ी देर उसको चुप बैठने को कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये चैप्टर्स में से प्रश्न उत्तर शुरू हो गए हैं। कार्नेलिया का गीत कविता में भारत की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? सिंधु के तट का, भारतीय संगीत का, भारतीय सांस्कृतिक सौंदर्य का, या भारत के लोगों का? तो इसमें भारतीय सांस्कृतिक सौंदर्य में दोनों तीनों चीज़ें आ जाएंगी, यानी भारत की प्रकृति भी आ जाएगी, भारत का भूगोल भी आ जाएगा, भारत के लोग भी आ जाएंगे, उनका रहन सहन भी आ जाएगा। तो सी ऑप्शन सबसे ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक सौंदर्य का। अगला प्रश्न है, बसंत आया कविता में कवि ने जीवन की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? प्रकृति से मनुष्य के टूटते रिश्ते, मनुष्य की बदलती जीवन शैली, प्रकृति और मनुष्य के संबंध, ऋतुओं की परिवर्तनशीलता। तो तीनों चारों ऑप्शन कुछ हद तक सही हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपको सबसे अच्छा आंसर छांटना है, तो सबसे अच्छा आंसर इसमें ए है, प्रकृति से मनुष्य के टूटते रिश्तों की ओर संकेत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक की मंडली में निस्संदेह शब्द का प्रयोग लोगों को अनोखा क्यों लगता था? निस्संदेह का अर्थ न जानने के कारण, हिंदी न जानने के कारण, बार बार इस शब्द का प्रयोग करने के कारण, और अधिकतर कचहरी के लोग रहने के कारण। हालांकि ये चारों ऑप्शन सही हैं। निस्संदेह शब्द उस समय नया नया प्रचलन में आया था, बहुत सारे लोग हिंदी भी नहीं जानते थे, क्योंकि उर्दू जो थी वो मेन भाषा थी, सरकारी कामकाज की भाषा थी, कोर्ट कचहरी वाली भाषा थी। और लेखक का जो ग्रुप था वो बार बार इस शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन इसका सबसे अच्छा आंसर है अधिकतर कचहरी के लोग रहने के कारण, क्योंकि जहाँ ये बैठते थे वहाँ आसपास कोर्ट कचहरी के लोग ज़्यादा रहते थे। तो उन लोगों ने जब निस्संदेह शब्द सुना तो उनको बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि उनकी भाषा अधिकतर उर्दू होती थी, तो ये नया शब्द उनके लिए बड़ा अनोखा था। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। पंक्ति में वेद शास्त्रज्ञ हम किसको कहेंगे? शास्त्रों के निर्माता को नहीं कहेंगे, वेदों के आचार्य को नहीं कहेंगे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता को हम कहेंगे वेद शास्त्रज्ञ, यानी जिसको थोड़ा बहुत वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। अगला प्रश्न, यहाँ से आपके अंतराल के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद की किस पुस्तक का अंश है? रंगभूमि नामक उपन्यास का अंश है। अगला क्वेश्चन, सूरदास की झोंपड़ी पाठ की सबसे बड़ी बात क्या है? द्वेष, ईर्ष्या, प्रेम का चित्रण, आपसी सामाजिक संघर्ष, दलित शोषित जनों की व्यथा, आम आदमी की जिजीविषा और संघर्ष। इसमें जो है डी आंसर सबसे अच्छा है, आम आदमी की जिजीविषा और संघर्ष। जिजीविषा कहते हैं जीवन जीने की इच्छा, और संघर्ष आप सबको पता है लड़ते रहना। तो जिस तरीके से सूरदास परिस्थितियों से लड़ता रहता है, झोपड़ी जलाने के बाद भी दोबारा से उसको बनाने की इच्छा उसके मन में होती है, तो उसको हम जिजीविषा और संघर्ष कहेंगे। तो ये इसका सबसे अच्छा आंसर है। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिए हैं जो चैप्टर आपके सिलेबस में से हटा दिए गए थे, तो वो हम नहीं कर रहे, कंफ्यूज आप ना हो जाएं इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेकेंड टर्म का सेट नंबर 1, तो आप देखते चलिए और थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन सेम हैं, कितने क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहला प्रश्न रचनात्मक लेखन का। रचनात्मक लेखन के 3 टॉपिक आपको मिलेंगे, 150 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा और 3 में से 1 आपको लिखना पड़ेगा। तो एक जो रचनात्मक लेखन वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उस वीडियो में मैंने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, रचनात्मक लेखन वाले सारे टॉपिक डिस्कस किए थे कि ये आता है तो आपको क्या लिखना होगा। तो आपको डिटेल में अगर वो जानना है तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है कि अगर इस तरीके का है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं और क्या ट्विस्ट डाल सकते हैं। तो तीनों रचनात्मक लेखन है, हम अखबार क्यों पढ़ें, पतंग उड़ाने की प्रतिस्पर्धा और पहाड़ों में जीवन।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों अथवा वाला भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर हम दोनों का आंसर करेंगे। संवाद किसे कहते हैं? कहानी में संवादों का महत्व क्यों होता है? कहानी में कैसे संवाद होने चाहिए? नाटक लेखन में समय सीमा का क्या महत्व है और क्यों? दो मेरी अलग अलग वीडियो हैं, एक कहानी की और एक नाटक की, आप देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में वो प्रश्न उत्तर चाहिए तो। बाकी इन दोनों को चलिए हम डिस्कस करते हैं। संवाद कहानी का एक महत्वपूर्ण अंग है। संवाद के बिना कहानी की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि अगर पूरी कहानी में लेखक खुद बोलता जाएगा तो वो कहानी उतनी अच्छी नहीं लगेगी, उतनी अधिक रोचक नहीं बनेगी। कहानी में हम जिस घटना को पूरी तरह नहीं दिखा सकते, उसको हम दो पात्रों की बातचीत के माध्यम से दिखाते हैं। जब हम कहानी लिखते हैं तो अगर कोई ऐसी घटना है जिसको हम पूरा वर्णन जिसका नहीं करना चाहते, तो दो लोग आपस में बातचीत करेंगे और उस घटना का संक्षेप में जिक्र करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी घटना को दिखाते हैं, तो वहाँ संवादों की आवश्यकता होती है। संवाद ठीक वैसे होने चाहिए जैसा स्वयं पात्र है। तो जो वो वाला प्रश्न था कि संवाद कैसे होने चाहिए, तो संवाद वैसे होने चाहिए जैसा पात्र है। अच्छे पात्र की अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो उसके लिए अच्छे वाले संवाद हो सकते हैं। कोई खलनायक वाली भूमिका में है तो उसके उस तरीके के संवाद हो सकते हैं। पात्र के संवाद उनके व्यक्तित्व से मेल खाने वाले होने चाहिए और उनके व्यक्तित्व को और ज़्यादा उभारने वाले होने चाहिए, ताकि जो वो व्यक्ति डायलॉग बोलेगा तो उसको सुन करके हमें पता लग जाए कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। संवादों से ही कहानी की घटनाएं आगे बढ़ती हैं। संवाद छोटे-छोटे होने चाहिए और स्वाभाविक होने चाहिए। बहुत लंबी-लंबी लाइनों को बोलना ज़्यादा ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि फिर उसका अर्थ निकालने में मुश्किल होती है। तो संवाद छोटे होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, उनसे रोचकता बढ़नी चाहिए, उनके कारण कहानी जो है बोझ नहीं बननी चाहिए। तो ये संवाद वाला क्वेश्चन हमने किया। संवाद होता क्या है? दो पात्रों की आपस में बातचीत को हम संवाद कहते हैं। किस लिए ज़रूरी है संवाद? कहानी को आगे बढ़ाना है, कहानी को रोचक बनाना है, जो पात्र हैं उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं उभारनी है। इन सब चीज़ों के लिए संवादों की आवश्यकता होती है। और संवाद कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, रोचक होने चाहिए, बड़े लंबे लंबे नहीं होने चाहिए कि कहानी बोझ बन जाए। जैसा पात्र है वैसे ही संवाद होने चाहिए। दूसरा नाटक और समय के महत्व वाला प्रश्न था। तो नाटक में समय का बंधन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको कर सकते हैं बार बार अच्छे से याद। समय का बंधन दो तीन तरीके से होता है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, फिर आप अपनी भाषा में चाहे आसान शब्दों में भी लिख सकते हैं। समय का बंधन का मतलब है समय की सीमा में बंधा हुआ। यदि नाटक एक सीमा में समाप्त नहीं होगा तो उसकी रोचकता, उसका आकर्षण खत्म होने लग जाता है। नाटक को हम कई भागों में बांटकर अलग अलग दिन तक नहीं दिखा सकते। जिस तरीके से हम फिल्मों को देखने सिनेमा हॉल में जाते हैं, ठीक उसी तरीके से नाटक को टिकट लेकर के देखने थिएटर में जाते हैं। तो नाटक को कई भागों में बांटकर अलग अलग दिन तक हम नहीं दिखा सकते। नाटक में चाहे कितनी भी पुरानी घटना हो या भविष्य के बारे में कोई घटना हो, उसे रंगमंच पर वर्तमान में दिखाया जाना चाहिए। ये भी समय का बंधन है। समय यानी वर्तमान समय में उसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि नाटक रंगमंच पर अभिनय करने के लिए लिखे जाते हैं। इसलिए उनकी पहली शर्त है कि वे दर्शकों से सीधे वर्तमान में जुड़े रहें। नाटक के तीन अंग होते हैं, प्रारंभ होता है, मध्य होता है, समापन होता है। इन तीनों अंगों को ध्यान में रख करके नाटक को समय के बंधन में बांधना आवश्यक है, ताकि कोई हिस्सा अनावश्यक रूप से बड़ा ना हो, अनावश्यक रूप से छोटा ना हो। नाटक के जो तीन अंग बताए हैं, शुरू वाले भाग में हर एक कैरेक्टर का हमें इंट्रोडक्शन मिलेगा, बीच वाले में कहानी आगे बढ़ेगी, एंड तक पहुँचते पहुँचते वो कहानी जो है चरम उत्कर्ष पर जा करके वो समापन की ओर बढ़ेगी। तो जो इसके तीन हिस्से होते हैं, तो प्रॉपर हर एक को प्रॉपर समय मिलना चाहिए। ये ना हो कि 3 घंटे का नाटक है और हमने इंट्रोडक्शन में ही पूरा 1 घंटा गँवा दिया है, तो मेन कहानी के लिए हमारे पास समय कम पड़ गया, कोई सीन काटने पड़े, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको हम समय का बंधन कहते हैं। एक तो वर्तमान में दिखाना, और जो नाटक के तीनों हिस्से हैं, उनके लिए पर्याप्त समय मिलना, और एक समय सीमा में नाटक का खत्म हो जाना। ये 3-4 चीज़ें हैं जो नाटक में समय के महत्व को बताती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा क्यों दी जाती है? और दूसरा प्रश्न है, कहानी लेखन में द्वंद्व का महत्व स्पष्ट कीजिए। कहानी में ये कैसे पैदा होता है? दो प्रश्न हैं, दोनों में से एक करना है। हम दोनों का आंसर देखेंगे एक एक करके। पहला प्रश्न हमारा, नाटक को दृश्य काव्य क्यों कहा जाता है? काव्य शब्द आजकल तो कविता के लिए हो गया है, लेकिन पहले जब हिंदी में गद्य नहीं होता था, तब सारी चीज़ें काव्य होती थी, चाहे वो नाटक ही क्यों ना हो। तो नाटक को उस समय हमारे पुराने लोगों ने, साहित्यकारों ने दृश्य काव्य की संज्ञा दी है। तो हमें इसका आंसर बताना है कि इसको दृश्य क्यों बोला गया है। काव्य मैंने आपको बता दिया कि काव्य यहाँ शब्द जोड़ने से क्या मतलब है, लेकिन दृश्य क्यों जोड़ा गया है, हमें उसका आंसर बताना है। नाटक भी कहानी, कविता और उपन्यास की तरह ही साहित्य का एक अंग है, लेकिन फिर भी नाटक इन बाकी चीज़ों से बिल्कुल अलग है। हालांकि ये भी साहित्य का ही भाग है, लेकिन ये बाकी चीज़ों से बिल्कुल अलग है।
बाकी चीज़ें केवल लिख दी जाती हैं पढ़ने के लिए। कविता हो गई, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, ये सारी चीज़ें, लेख है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, जितनी भी चीज़ें अब तक आप परिचित हो, सारी चीज़ें लिखी जाती हैं केवल पढ़ने के लिए। लेकिन नाटक लिखा जाता है उसको पढ़ कर के अभिनय करने के लिए। इसलिए नाटक जो है इन चीज़ों से अलग है। जब नाटक का रंगमंच पर अभिनय किया जाता है तभी एक नाटक संपूर्ण माना जाता है। उसको पूरा हम कब मानेंगे? जब उसको पढ़ लिया और उसको अच्छे से स्टेज पर प्रस्तुत कर दिया, तब वो पूरा माना जाता है। जब साहित्य की बाकी विधाएं केवल पढ़ने और सुनने तक सीमित हैं, तब नाटक पढ़ने, सुनने और देखने तक आगे बढ़ता है। यानी बाकी चीज़ें पढ़ ली और सुन ली और सुना दी, इतने तक सीमित है, लेकिन नाटक जो है एक्टिंग से जुड़ा हुआ है, अभिनय करने तक आगे बढ़ता है। इसलिए इसे दृश्य काव्य भी कहा जाता है। एक ऐसा काव्य है, काव्य यानी साहित्य, एक ऐसा साहित्य है जिसको देखा जाता है, पढ़ने सुनने के अलावा जिसको देखा जाता है, और जब देखा जाएगा तभी वो पूरा माना जाएगा। ये नाटक की विशेषता है, इसलिए इसको दृश्य काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न, कहानी में द्वंद्व की क्या भूमिका है? इस प्रश्न को अगर हम ऐसे करें कि नाटक में द्वंद्व की क्या भूमिका है, तो सेम आंसर रहेगा। तो कहानी और नाटक के बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी विशेषताएं, इनके तत्व एक जैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी में द्वंद्व की क्या भूमिका है? यह जो हमारा प्रश्न था कि कैसे पैदा होता है और इसका क्या रूल है। कहानी के मुख्य तत्वों में द्वंद्व का महत्वपूर्ण स्थान है। जो 5-6 तत्व कहानी के हैं, द्वंद्व उनमें से एक है। द्वंद्व कहानी को आगे बढ़ाने में लेखक की मदद करता है। कैसे मदद करता है, पहले हम जान लेते हैं कि द्वंद्व क्या है। द्वंद्व वैसे कहते हैं लड़ाई को। सिंपल भाषा में द्वंद्व क्या है? लड़ाई है। लेकिन साहित्य में क्या लड़ाई है? विचारों का टकराव, विचारों की लड़ाई है। हमारे साहित्य में विचारों की लड़ाई है। यदि सभी पात्र एक जैसे विचार वाले होंगे तो उनमें कोई टकराव पैदा नहीं होगा, फिर कोई घटना नहीं बनेगी, ना ही कोई कहानी बनेगी। आप टीवी सीरियल देखते हैं, टीवी सीरियलों में छोटी छोटी बातों को द्वंद्व बना करके पेश किया जाता है, तब वो कहानी आगे बढ़ती है। अगर सास भी बहुत अच्छी है, बहू भी बहुत अच्छी है, आस पड़ोसी भी बड़े अच्छी हैं, रिश्तेदार भी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसी कहानी को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, ना ही उसमें कोई घटना बनेगी। तो द्वंद्व होना बड़ा ज़रूरी है, लड़ाई होनी, विचारों का टकराव होना बहुत ज़रूरी है। जब विचारों का टकराव होता है तभी वो घटना बनती है। द्वंद्व कहानी में संवाद के माध्यम से दिखाया जा सकता है। संवादों से ही द्वंद्व का पता चलता है, क्योंकि विचारों की लड़ाई है। विचार कैसे प्रकट होंगे? संवादों के माध्यम से विचार प्रकट होंगे। यह किसी पात्र के मन में चल रही उथल पुथल के माध्यम से भी बताया जा सकता है। दो पात्र हैं तो बोल करके अपना द्वंद्व प्रकट कर लेंगे। यदि एक पात्र है वो मन के ही दो विचारों में उलझा हुआ है कि ऐसा करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, वो भी, उसको भी हम द्वंद्व कहते हैं। किसी घटना या समस्या के बारे में कई तरीके के विचार रखे जाएं, ये है कहानी में द्वंद्व का महत्व, कि कैसे द्वंद्व काम करता है। कोई घटना है या कोई समस्या है, उसके बारे में कई तरीके के विचार रखे जाएं। यानी कहानी है, 3-4 लोग हैं, 3-4 लोगों के बीच में कोई एक घटना है, उस घटना पर सब लोग बात करेंगे, तो चारों बंदे अपने अलग अलग राय देंगे। विचार आपस में विरोधी हों, और जब चारों बंदे अपनी अपनी राय देंगे तो वो राय जितनी अलग होगी, सभी लोगों की अलग अलग राय होगी, जितनी ज़्यादा विरोधी होगी, जितना ज़्यादा विचारों का टकराव होगा, कहानी उतनी रोचक बनती जाएगी, और फिर एक सबसे अच्छा विचार कहानी को अंत की ओर ले जाएगा। यही द्वंद्व की पहचान है। एक घटना है, उसके बारे में 4-5 तरीके के विचार लेखक प्रस्तुत कर देता है, फिर उसमें कुछ देर द्वंद्व चलता है, कौन सी ठीक है, कौन सी विचार गलत है, क्या ठीक है, क्या करना ठीक रहेगा, क्या करना गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से द्वंद्व में उलझाता है लेखक कुछ देर। फिर जो एक सबसे अच्छा ऑप्शन उसने सोच रखा होता है कि इस तरफ कहानी जाएगी, उसको चुनता है और कहानी अंत की ओर चली जाती है। यही द्वंद्व की पहचान है। द्वंद्व के विचार जितने मजबूत और विरोधी होंगे, कहानी उतनी ही रोचक होगी। वही टीवी सीरियल वाला उदाहरण, जितने खतरनाक पड़ोसी और रिश्तेदार होंगे, वो सीरियल जो है उतना ही अच्छा और रोचक बनता जाएगा। तो ये उसी तरीके की बात है, यानी टकराव जितना ज़्यादा होगा, विचार जितने विपरीत होंगे, वो कहानी की रोचकता उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ा है, क्यों? 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। एक तो हमें बताना है कि आर्थिक पत्रकारिता क्या है, उसका महत्व ज़्यादा क्यों बढ़ा है पिछले सालों में, और दूसरा क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने वाले पत्रकारों को किस विषय की जानकारी होनी चाहिए, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। और देखते हैं, अखबारों में आर्थिक समाचारों के लिए एक अलग पेज होता है। इसका कारण यह है कि अर्थ यानी धन हर व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व रखता है। आर्थिक पत्रकारिता बढ़ने के निम्न कारण हो सकते हैं। 3 कारण हमें बताने हैं कि क्यों आर्थिक पत्रकारिता जो है पिछले कुछ सालों में बहुत अधिक बढ़ रही है। पहला कारण, लोग जानते हैं कि बाजार की वस्तुओं की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, और उनकी घटती बढ़ती कीमतें उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, इसीलिए वे उससे जुड़ना चाहते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है, लोग आर्थिक
समाचार वाले पेज से क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि चीज़ों की घटती बढ़ती कीमतें उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, तो वो जुड़े रहना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ कब सस्ती हो रही है, कब महंगी हो रही है, इससे उनके बजट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग व्यापार से जुड़े होते हैं। उन्हें अपने व्यापार के प्रचार के लिए, नई-नई संभावनाएँ तलाश करने के लिए ऐसी खबरों से जुड़े रहना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के ऑनलाइन बिज़नेस हैं, बहुत सारे लोग अखबारों में विज्ञापन देते हैं अपने प्रोडक्ट का। बहुत सारे लोग कुछ नए प्रोडक्ट्स खोजते हैं अखबारों के माध्यम से। तो ये इस तरीके की बात है कि व्यापार से जुड़े लोगों का आर्थिक पेज से जुड़ना एक तरीके से कंपल्सरी हो जाता है, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि मार्केट में क्या नया चल रहा है। तीसरा इसका पॉइंट कि कैसे लोग आर्थिक पत्रकारिता से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। देश के बहुत सारे लोग राजनीति में रुचि रखते हैं। अधिकांश लोग राजनीति में रुचि रखते हैं। राजनीति और अर्थव्यवस्था का सीधा-सीधा संबंध है। अर्थव्यवस्था हमारी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किस तरीके से राजनीति में क्या हलचल हो रही है, राजनीति की कौन-सी बात जो है शेयर मार्केट को प्रभावित कर देगी, कब कौन सा शेयर ऊपर-नीचे आ जाएगा, ये वाली सारी चीज़ें राजनीति से भी डायरेक्ट रूप से जुड़ी होती हैं। तो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग जो है अर्थव्यवस्था में भी जानकारी रखना चाहते हैं कि इस घटना का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज़ें वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो ये 3 कारण हमने डिस्कस करे कि आर्थिक पत्रकारिता क्यों बढ़ रही है और लोग उसमें क्यों रुचि ले रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, पत्र-पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने वाले पत्रकार को किस विषय की जानकारी होनी चाहिए? 3 उल्लेख हमें करने की कौन-कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं, अगर कोई खेल की पत्रकारिता करता है, तो उसको पता होना चाहिए। चलिए उत्तर देखते हैं। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है। बहुत सारे लोग जो हैं खेलों से जुड़े होते हैं और उनकी रुचि होती है उसमें। लेकिन कोई सामान्य पत्रकार खेल की रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। खेलों के बारे में लिखने के लिए पत्रकारों को बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। हमने 3 सेलेक्ट करनी थी, तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी जानकारियाँ उनके पास होनी चाहिए। खेल पत्रकारों को खेल की तकनीक, उसके नियम, उसकी बारीकियाँ, उससे जुड़ी सारी बातों की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। यानी जो खेल की पत्रकारिता कर रहा है, जो खेल के बारे में कोई समाचार लिखने वाला है, कोई लाइव कमेंट्री कर रहा है, उसको उस खेल की हर छोटी-छोटी जानकारी का पता होना चाहिए। हर व्यक्ति को एक से ज़्यादा खेलों में रुचि हो सकती है, एक से ज़्यादा खेलों के बारे में पता हो सकता है, लेकिन बहुत सारी बारीकियाँ सभी खेलों के बारे में नहीं पता हो सकती। तो जिसने क्रिकेट खेला है, मान लो किसी व्यक्ति ने क्रिकेट अपने लाइफ में खेला है, तो वो क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी पत्रकारिता कर सकता है, क्योंकि वो उस फील्ड से डायरेक्ट जुड़ा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति ही बहुत अच्छी पत्रकारिता कर पाएगा, जो उस खेल से खुद जुड़े रहा है। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, खेल पत्रकारों को अपने विषय से संबंधित जानकारी रोचक तरीके से प्रस्तुत करनी आनी चाहिए। उसको बोरिंग नहीं बनाना है, उसको इंटरेस्टिंग तरीके से जो जानकारी उसके पास है लोगों को देनी है। जब वो किसी मैच का विश्लेषण करता है, तो उसे खिलाड़ियों का प्रदर्शन, जो उसमें खेल में खेल रहे हैं, उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन, खेल की तकनीक और सारी चीज़ों का विश्लेषण करना होता है। इस पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हो, आपने कमेंट्री देखी होगी, लाइव मैच देखते हो आप टीवी पर, तो जब खेल बीच-बीच में नहीं चल रहा होता है, तो वो किस तरीके की बातें करते हैं, आपस में कौन-कौन सी जानकारियाँ शेयर करते हैं और माहौल को रोचक बनाए रखते हैं। जब कोई खेल नहीं चल रहा या बीच में थोड़ा-सा गैप है, तो वो इस तरीके से लोगों को बिज़ी रखते हैं। एक अगली बात जो उसको पता होनी चाहिए, पत्रकार जिस खेल से जुड़ा है, उसे उस खेल के रिकॉर्ड, कीर्तिमान, संबंधित तथ्य और खिलाड़ियों की अलग-अलग तकनीकों के बारे में पता होना चाहिए। मान लो क्रिकेट की ही बात करें, तो किसने कब कौन-सा कप जीता, कौन से साल में किसने क्या जीता, किसने कौन-सा रिकॉर्ड बनाया, किसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, इस तरीके की जानकारियाँ लोग आप सुनते हो लाइव कमेंट्री में, इस तरीके की जानकारियाँ वो बताते रहते हैं। तो इन चीज़ों का उसको पता होना चाहिए, क्योंकि ये उसका फ़ील्ड है, सब्जेक्ट है, तो इसको उन्हें अपडेट करते रहना चाहिए कि नए-नए कीर्तिमान क्या बन रहे हैं, रिकॉर्ड कौन-कौन से हैं, कुछ डाटा उसके पास होना चाहिए, तभी वो बहुत अच्छे से प्रेज़ेंटेशन कर पाएगा, जो उसके पास जानकारी है या जिस खेल के बारे में वो लिखना चाहता है। तो ये कुछ नियम थे जो किसी खेल पत्रकार को पता होने चाहिए अगर वो खेल की पत्रकारिता करता है। उस खेल की बारीकियाँ पता होनी चाहिए, उस खेल से जुड़े बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, वो सारे पता होने चाहिए, और उस खेल के जो खिलाड़ी हैं मेन, उनकी क्या तकनीकें हैं, वो पता होनी चाहिए। और ये कैसे बहुत अच्छे से पता हो सकता है, जब वो व्यक्ति उस खेल से खुद जुड़ा हुआ हो, उसने वो खेल खेला हो। लेखन का क्या आशय है? अप्रत्याशित विषयों पर लेखन एक चुनौती क्यों है? इसके अथवा में भी इसी विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की क्षमता अधिकांश लोगों में क्यों विकसित नहीं हो पाती? दोनों
प्रश्नों में बेसिकली हमें एक ही चीज़ लिखनी है कि लेखन क्या है और जो अप्रत्याशित विषयों पर लेखन है वो बहुत मुश्किल क्यों है। ये प्रश्न लिख दिया है मैंने आप लोगों के लिए। दोनों प्रश्न इनको कंबाइन करके ही हम इसका आंसर देखेंगे, क्योंकि दोनों को बेसिकली एक ही आंसर की ज़रूरत है। इसमें मैंने अपनी तरफ से एक चीज़ और ऐड कर दी है, एक स्टेप आगे बढ़ करके, कि अप्रत्याशित विषयों पर यदि हम लिखेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी अगर दोनों प्रश्न इस तरीके से आए हैं तो हो सकता है अब की बार इससे एक स्टेप आगे बढ़ करके कुछ पूछ लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, उत्तर देखते हैं। लेखन का अर्थ है अपने विचारों को लिखना। सरल भाषा में लेखन किसको कहेंगे? हमारे मन में जो विचार हैं उनको लिखना। विचारों को लेखन का रूप देना अधिकतर लोगों के लिए कठिन काम है, क्योंकि इस विषय में हमारा अभ्यास बहुत कम होता है। अगर हमें एक छोटी सी बात भी लिखने के लिए बोल दी जाए तो हम अक्सर झिझक जाते हैं और हम नहीं लिख पाते। हम अपने विचारों को बोलकर अच्छे से प्रकट कर सकते हैं, वहीं हमें लिखने में मुश्किल होती है। आप इमेजिन कर सकते हो, आप कहीं गए हो, किसी चीज़ की आपको शिकायत करनी है, किसी बिजली विभाग में, टेलीफ़ोन विभाग में या कहीं भी आपको जा कर के आपको अपनी समस्या बतानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि समस्या क्या है, तो आप बोल कर के बहुत अच्छे से बता दोगे। लेकिन अगर वहीं आपको बोल दिया जाए कि एप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिख के दे दो या इसको लिख कर दे दो, तो हमें परेशानी हो जाती है। कई बार हमें पूछना पड़ता है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो हम अपने विचारों को बोलकर तो अच्छे से प्रकट कर सकते हैं, लेकिन लिखने में हमें मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं होता इस तरीके से लिखने का। अक्सर हम दूसरों द्वारा लिखी हुई चीज़ों को ही याद करके प्रस्तुत कर देते हैं। हमने अभी तक जो भी कुछ सीखा होता है, पढ़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हमने कहीं से पढ़ लिया, रट लिया और उसी को हम एग्ज़ाम में लिख आए। हम अपनी तरफ से बहुत कम कोशिश करते हैं लिखने की या कुछ सोचने की या कुछ नया बनाने की। इस प्रकार लेखन क्या है? अब लेखन की एक टिपिकल परिभाषा अगर हमें देनी है, लेखन भाषा के माध्यम से किसी विषय पर विचार करना, यानी कोई टॉपिक है, उसको अपने दिमाग में सोचना। भाषा के माध्यम से विचार करना यानी कि सोचना और उसे शुद्धता के साथ अभिव्यक्त करना। कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए शुद्धता के साथ हमें प्रस्तुत कर देना है, उसको हम लेखन कहते हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लिखना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस पर पहले से तैयार सामग्री उपलब्ध नहीं होती। मान लो पतंगबाजी की प्रतियोगिता, ये निबंध आपको अक्सर नहीं मिलेगा देखने में, तो इसलिए अगर आपको ये टॉपिक दे दिया जाए लिखने के लिए, तो आपको सोचना पड़ सकता है। आप अगर पहली बार लिखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बहुत अच्छा आप ना लिख पाएँ। उसके लिए हमें नए तरीके से सोचना होता है और एक अच्छी शैली में उसको लिख देना होता है। तो इसका अभ्यास हमारा बहुत कम होता है, इसलिए अप्रत्याशित विषयों पर लिखना हमें मुश्किल लगता है। चलिए जो प्रश्न मैंने अलग से जोड़ा था उसको देख लेते हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात है, निश्चित फ़ॉर्मूला नहीं है। ऐसे टॉपिक जो यूजुअल नहीं है उनको लिखने का कोई तरीका नहीं है, फ़ॉर्मूला नहीं है। ये विषय होते ही इसलिए हैं ताकि आप अपनी कल्पना को उड़ान दे सकें। विचारों पर नियंत्रण। कई बार एक टॉपिक ऐसा होता है कि उसको देख करके, उसके बारे में सोच करके मन में कई अलग-अलग तरीके के विचार आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक विचार को पकड़ना है जो हमें अच्छा लगेगा या फिर जिस पर हम कुछ बहुत अच्छा-सा लिख पाएँगे। एक ऐसे विचार को पकड़ना है और फिर हमें उसको पूरा रचनात्मक लेखन बना देना है, यानी पूरी कहानी की शक्ल दे देनी है। आकर्षक शुरुआत। आपके लेखन की शुरुआत अच्छी होगी तो पाठकों की रुचि उसमें जागृत होगी। अगली मेन बात जो हमें ध्यान रखनी है, विषय के विभिन्न तत्व आपस में जुड़े रहें। अगर हम कोई भी टॉपिक लेते हैं और उस पर हम लिखना शुरू करते हैं, तो जो कहानी बनाएँगे तो एक के बाद एक जो विचार हम डालते जाएँगे वो आपस में जुड़े रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने 5-4 लाइनें लिख दी और उसके बाद जब हम लिखना शुरू करें तो पढ़ने वाले को लगे कि ये कहाँ से आ गया। तो विचार आपस में जुड़े हुए होने चाहिए और एक-एक कदम आगे बढ़े हुए होने चाहिए। इससे रोचकता बनी रहती है। अगला पॉइंट है मैं शैली का प्रयोग। रचनात्मक लेखन में आप किसी भी परिस्थिति में खुद की कल्पना कर सकते हैं और मैं शैली का प्रयोग करके आप उसको लिख सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट मैंने इसलिए डिस्कस किए हैं क्योंकि 5 नंबर का रचनात्मक लेखन आपको ऑलरेडी लिखना आना है। एक टॉपिक आपको दिया जाना है जिस पर आपको रचनात्मक लेखन लिखना है, तो इन बातों को आप उधर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य लिखिए। हमें काव्य सौंदर्य लिखना है। 4 लाइनें दे दी गई हैं। सखी हे की पुछ सिया अनुभव मोए, ये वाला जो पद है ये विद्यापति का पद है और इसमें हमें काव्य सौंदर्य बताना है। चलिए देखते हैं काव्य सौंदर्य हम कैसे लिखते हैं।
चलिए उत्तर देखते हैं। इसको मैंने अलग से नहीं लिखा, आपके सपोर्ट मटेरियल में मुझे ये पैरा एज इट इज़ मिल गया है। इसका काव्य सौंदर्य उसमें बताना था। तो काव्य सौंदर्य जब भी हम बताएंगे तो पहले थोड़ा सा हम भाव लिखेंगे कि इन पंक्तियों का क्या अर्थ निकलता है, उसके बाद हम उसकी ग्रामेटिकल विशेषताएं लिखेंगे। इसमें बताया गया है, विद्यापति नायिका के माध्यम से ये बताना चाहता है कि सच्चे प्रेम में कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। नायिका उसे बताती है कि वो जन्म जन्मांतर से अपने प्रेमी को निहारती रही है, लेकिन अभी तक उसके नेत्रों को उसे देखने की इच्छा है। वह अपने प्रियतम के मीठे बोलों को सुनती आ रही है, फिर भी उसके लिए नवीनता है। अर्थात वो कहना चाहती है कि सच्चे प्रेम में मिलन के बाद भी अतृप्ति बनी रहती है। इस पैरा को हमने किया था गोपी और कृष्ण को लेकर के, कि कृष्ण का रूप ऐसा है, उनके बोल ऐसे हैं, तो उस तरीके से हमने किया था। तो हमें सिंपली इसका भाव लिख देना है कि इसका भाव क्या है, किस तरीके से इसका अर्थ थोड़ा सा निकलता है। उसके बाद जो ग्रामेटिकल विशेषताएं हमें बतानी है, रस इसमें कौन सा है, श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है। गुण अगर आपको नहीं पता तो अगर कोई चीज़ आपको सरल दिखे एक्सप्लेनेशन में, उसको हम माधुर्य गुण लिख सकते हैं। शिल्प सौंदर्य, इसमें सारी भाषा वाली विशेषताएं आ जाएंगी। अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसके बाद जस्ट मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें व्याख्या कैसे लिखनी है सरल तरीके से वो बताऊंगी, और काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। छंद कविता है, तुकांत है, यानी एंड में जो है राइमिंग है, तुक बना करके लिखी गई है, छंद वाली कविता है। भाषा इसकी मैथिली है, अनुप्रास अलंकार है, चित्र और बिंब बनाए गए हैं, उस तरीके की शैली है। तो दो तीन आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, ये वाली जो दो लाइनें हैं भरत राम का प्रेम में से ली गई हैं। इसका हमें सिंपल भाषा में अनुवाद और व्याख्या लिख देनी है, प्रसंग नहीं लिखना है और हमें भाषा वाली विशेषताएं नहीं लिखनी है, केवल सरलार्थ लिख देना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा बता दीजिए कि ये किस तरीके की लाइनें हैं। कि भरत जो है सभा में बोलना शुरू करते हैं, पहले राम की विशेषताएं बताते हैं, फिर जो भी कुछ हुआ उसमें अपना दोष बताते हैं, अपने भाग्य का दोष बताते हैं, और अपनी जब बात खत्म करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं कि इस सभा में सभी लोग बैठे हुए हैं, साधु लोग भी बैठे हुए हैं, गुरु भी हैं, प्रभु भी हैं, तो इन सबको साक्षी मान करके मैं शुद्ध मन से ये बात बताना चाहता हूँ, शुद्ध मन से ये बात कहता हूँ कि मेरी जो ये भावनाएं हैं ये बिल्कुल सही हैं, इसको कोई छल कपट या प्रेम प्रपंच ना माना जाए। इस तरीके से हम इसकी व्याख्या लिख सकते हैं आशय स्पष्ट करने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न है, 12 मासा कविता के आधार पर माघ मास में रानी नागमती की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं जब हमने 12 मासा किया था। तो माघ महीना कौन सा आएगा, जनवरी वाला महीना जो मैंने आपको बताया था, थर्ड पैरा है, और जिसमें रानी की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, उसके कपड़े भीगते रहते हैं, और फिर जरा सी हवा चलती है तो बिल्कुल उसको सर्दी चढ़ जाती है, वो वाला इसमें आएगा। और कि वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो गले में हार नहीं पहनती है, डोरा पहन करके रखती है, ये वाली सारी चीज़ें इसमें आपको वर्णन इसका कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज के समाज में राम और भरत जैसे भ्रातृ प्रेम के संबंध में आप अपने विचार लिखिए। इसमें हमें राम और भरत के संबंधों के बारे में पहले तो लिख देना है कि राम और भरत के संबंध कैसे रहे हैं, कैसे भरत जो है राम को मनाने आए हैं, कैसे राम भरत के लिए गद्दी छोड़ करके आ गए थे, उसके बाद भरत कैसे राम की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उसके बाद अपने ऊपर सारा दोष ले लेते हैं। ये वाली सारी चीज़ें लिख करके फिर हम आज के संदर्भ में लिख देंगे कि आज के समाज में बहुत ज़्यादा इस तरीके की भावना देखने को नहीं मिलती। भाई भाई आपस में जो है संपत्ति के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं, वो प्रेम वाली भावना, वो नैतिक मूल्य आजकल नहीं बचे हैं। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 12 मासा कविता के आधार पर होली के अवसर पर रानी नागमती की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। जैसा मैंने बताया, आपका आधा सिलेबस फर्स्ट टर्म में डिवाइड हो गया था लास्ट ईयर और आधा सेकेंड टर्म में, तो इसलिए नागमती वाला ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। तो इसमें होली के अवसर वाला बताना है कि सब लोग होली खेलते हैं, लेकिन रानी का मन नहीं करता। जैसे पीले पत्ते झड़ने लगते हैं पेड़ों से, वैसे ही वो पीली पड़ गई है, किसी भी समय झड़ सकती है, मर सकती है। उसके पास केवल एक तरीका है आप अपने पति से मिलने का, कि अपने शरीर को जला डाले, उसकी राख बना डाले, और उस रास्ते में अपने आप को पवन से डलवा दे, वहां जाकर के गिर जाए जहां से उसके पति गुजरने वाले हैं। ये वाला सारा पैरा आएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। ये चैप्टरों में से आपके प्रश्न शुरू हो गए हैं। शेर लघु कथा में लेखक ने शेर के मुंह में छोटे छोटे जानवरों के घुसते चले जाने का वर्णन क्यों किया है।
अब हमें इसमें बताना है कि शेर के मुंह में छोटे छोटे जानवर क्यों जा रहे हैं। तो वो वाला हमें बता देना है कि शेर ने कैसे लोगों को, जानवरों को मूर्ख बना रखा था। हर एक जानवर को अलग अलग तरीके से उसने मूर्ख बना रखा था। किसको क्या लालच दिया था, किसको क्या लालच दिया था, इस तरीके से थोड़ा सा हम बता करके और आगे ये लिख सकते हैं कि कैसे राजनेता जो है जनता को मूर्ख बनाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य जो है केवल अपना पेट भरना होता है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को लिख सकते हैं। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर लिखिए कि लोग प्राकृतिक आपदा के बाद तो घर लौट आते हैं, पर विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को विस्थापित करता है तो वो अपने घर कभी नहीं आते। ये विस्थापन वाला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक विस्थापन और जो औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन होता है उसमें क्या अंतर है, वो वाला प्रश्न इसमें हमें डिस्कस करना है। कि प्राकृतिक विस्थापन जब होता है, बाढ़ वाढ़ आ जाती है तो लोग अपने घरों को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही मामला शांत हो जाता है, स्थितियाँ नॉर्मल हो जाती है, लोग अपने घरों को वापस आ जाते हैं। कुछ नुकसान हुआ है तो वो ठीक ठाक करके वहाँ रहने लगते हैं। लेकिन अगर उद्योग लगने की वजह से उनको उजाड़ दिया गया है तो वो वापस अपने घर कभी नहीं लौट पाएंगे। अगर लौटेंगे तो वहाँ वो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ तब तक निर्माण हो चुका होता है। दूसरा, देवदास पाठ के आधार पर गंगापुत्रों की जीविका और जीवन के बारे में टिप्पणी कीजिए। गंगापुत्र वाला क्वेश्चन हमने किया है। गंगापुत्र हम किनको कहते हैं? ऐसे लोग जो गंगा में डुबकी लगा करके सिक्के निकालते हैं। उनकी जीविका क्या है और उनका जीवन क्या है? जीविका उनकी बस वही है जो भक्त लोग गंगा में सिक्के डालते हैं, दोनों में रख करके सिक्कों को बहा देते हैं। वो वाले सिक्कों को वो कलेक्ट करते हैं, फिर रोजगारी के रूप में बेच देते हैं। यही उनकी जीविका है, यही उनके जीवन का आधार है। गंगा को वो छोड़ करके जाना नहीं चाहते, क्योंकि भावनात्मक रूप से गंगा से जुड़े होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चार हाथ लघु कथा में मालिक ने मजदूरों की मजदूरी आधी क्यों कर दी? बहुत आसान सी कहानी आपको लिख देना है कि कैसे मालिक जो है केवल अपने फ़ायदे के बारे में सोचता था और मजदूरों से उसे कोई लेना देना नहीं था। बहुत सारे प्रयोग करता है, लेकिन एंड में ये रिजल्ट निकलता है कि कोई भी प्रयोग सक्सेसफुल नहीं रहता। अंत में उसे ये करना होता है कि मजदूर वो दुगनी कर देता है और मजदूरी आधी। अगला प्रश्न, दूसरा देवदास पाठ के अनुसार लिखिए कि केबल कार में बैठे संभव के मन में क्या कल्पनाएं उठ रही थी और क्यों? तो केबल कार में जब वो बैठा तो वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था। जब वो उससे मिला, गुलाबी साड़ी उसने पहनी हुई थी, तो उसी के बारे में सोचता हुआ वो जा रहा था। सारे प्राकृतिक दृश्य जो आसपास के थे वो उसी से उसको रिलेट कर रहा था। वहाँ कुछ बच्चे जो हैं बिंदी बेच रहे थे, बिंदी के सुंदर डिज़ाइन उन्होंने हाथों पर लगाए हुए थे। तो एक बहुत सुंदर सी बिंदी की कल्पना उस लड़की के माथे पर करता है। ये वाली सारी चीज़ें उसके मन में चलती रहती हैं। अगला प्रश्न, डियर पार्क में बत्तखों को देखकर लेखक क्या सोचने लगा? बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर लिखिए। ये चैप्टर अभी हमें पढ़ना है। आज में ही मैं इसकी वीडियो डाल दूंगी, जो 2 चैप्टर आपके अंतराल के बचे हुए हैं। इसमें हमें बताना है, डियर पार्क जो है एक पार्क है, झील है, उसमें बत्तख देखा, लेखक ने बत्तखों को देखा, तो वो क्या सोचता है उसके बारे में बताना है। तो बत्तखों से रिलेटेड जो प्रश्न बनता है वो बत्तख कैसे झील से बाहर आकर के अंडे देती है और फिर अंडों की देखभाल करती है, उनको सीती है। जब बच्चे निकल आते हैं तो कैसे वो बच्चों को जीवन जीना सिखाती है, बच्चों को खाना खाना, बच्चों को इंडिपेंडेंट होना, शत्रुओं से रक्षा करना, कैसे वो उनको सिखाती है, ये वाली सारी चीज़ें। और कैसे एक बच्चे का माँ से रिलेशन होता है, ये वाली सारी चीज़ें इसमें हमें डिस्कस करनी है। दूसरा क्वेश्चन, अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में पाठ में लेखक ने ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के आसपास क्या बदलाव देखा? किन्हीं 2 बदलावों का उल्लेख कीजिए और बिस्कोहर की माटी पाठ का उद्देश्य क्या अपने शब्दों में लिखिए। ये 3 प्रश्न हैं अंतराल में से जो आपको डिस्कस करने हैं इस क्वेश्चन पेपर में। नर्मदा नदी के आसपास के जो प्राकृतिक बदलाव हैं कि पहले नदी कितनी भरी होती थी, कितना उसमें पानी होता था, अब जो है उजड़ गई है, चारों तरफ निर्माण कार्य चल रहा है, रेत उड़ रही है, धूल उड़ रही है, वो सारी चीज़ें इसमें हमें लिखनी है। बिस्कोहर की माटी पाठ का उद्देश्य हमें बताना है। लेखक जो है अपने गांव का वर्णन करता है, अब उसकी प्रकृति का वर्णन करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? अपने परिवेश से जुड़ा होना, अपने परिवेश को महत्व देना, अपने ग्रामीण अंचल को महत्व देना, ये वाले उसके उद्देश्य हो सकते हैं कि लेखक उन चीज़ों को बहुत मिस करता है। कैसे उसने अपने गांव में अपना बचपन का समय व्यतीत किया था, कैसे लोग गांव में ही सारी चीज़ें जो उगाते हैं, साग सब्जियां फल, वो कैसे उनका मैक्सिमम उपयोग करते हैं, कि किस किस तरीके के सांप पाए जाते हैं, किस किस तरीके के घरेलू उपचार लोग करते हैं, कि गांव जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट होते थे। अब जो है बदलाव के कारण सारी चीज़ें बदल रही हैं, लोगों ने जो है खेती करना कम कर दिया है, ज़मीनी खेती वाली कम होती गई है। किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आपके पास अंतराल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने में बहुत सारी छूट होती है कि आप अपने विचारों को भी सम्मिलित कर सकें। ये आपका सेट नंबर 2 शुरू हो गया। इसमें हम देखते जाएंगे, जो जो हमें अलग दिखेगा क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे।
आपको भी थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले रचनात्मक लेखन तीनों अलग हैं। किसी दुर्घटना का दृश्य, फुटपाथ पर तमाशा दिखाते बच्चे और पुस्तक मेला। उसके बाद संवाद किसे कहते हैं, कहानी में संवादों का महत्व क्यों होता है, कैसे होने चाहिए। नाटक लेखन में समय सीमा का महत्व, ये सेम वही है पिछले वाला। नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा, कहानी में द्वंद्व का महत्व, ये भी सेम है। आर्थिक पत्रकारिता और खेलों वाले पत्रकार, ये भी सेम है। लेखन का और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये भी सेम है। ये सारे प्रश्न आपके सेम है। काव्य सौंदर्य वाला क्वेश्चन भी सेम है। वाले 2 प्रश्न भी आपके सेम है। ये वाला प्रश्न भी आपका सेम है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका, तीनों जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये भी सेम है। 8वां प्रश्न हमारा थोड़ा सा अलग है। जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ में लेखक के लिए सिंगरौली गांव का दृश्य एक अन्य दृष्टि से अनूठा क्यों था, स्पष्ट कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है जहाँ कोई वापसी नहीं वाले चैप्टर में से। इसमें हमें बताना है सिंगरौली गांव का दृश्य एक अन्य दृष्टि से अनूठा क्यों था। लेखक जो है सिंगरौली में जाता है और जब वो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखता है, धान के खेत देखता है, औरतों को खेतों में काम करते हुए देखता है, ये सारी चीज़ों का हमें वर्णन करना है। क्योंकि वहाँ जो लोग जा रहे थे वो केवल ये देख रहे थे कि सिंगरौली में कितनी खनिज संपदा है, क्या क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, किस किस तरीके से कौन कौन से उद्योग हम लगा सकते हैं, कोयले के प्लांट, बिजली के प्लांट हम यहाँ क्या क्या लगा सकते हैं। लेकिन जब लेखक जाता है तो वो उसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखता है, इसलिए वो जो प्राकृतिक सौंदर्य वाला दृश्य है वो अनूठा है, बाकी लोगों की दृष्टि से अलग है। इसमें हम इन चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं। गाँव की सुंदरता, कैसे उसको काला पानी कहा गया है, कैसे औरतें उसको खेतों में काम करती हुई अच्छी लग रही थी। फिर उनके जीवन के बारे में वो कल्पना करता है कि वो कुछ समय बाद कैसी दिखाई देंगी। तो ये वाली सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। असगर वजाहत की लघु कथा पहचान में राजा ने जनता को आंखें बंद करने का हुक्म क्यों दिया। क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ये। क्यों राजा ने आंखें बंद करने का हुक्म दिया, क्योंकि राजा को ऐसी जनता पसंद है जो उसके गलत कामों को ना देखे, ना सुने, ना उसका विरोध करे। तो इसलिए राजा एक छोटी सी शुरुआत करता है कि लोगों को सबसे पहले एक आदेश देता है, आंखें बंद कर लो, अगर ठीक रहा तो कुछ अगला नया ट्राई करेंगे। ये सोच करके इस तरीके से अन्याय करने की शुरुआत होती है, तानाशाही की शुरुआत होती है छोटे छोटे आदेशों से। तो इसलिए उसने आदेश दिया कि लोग जो है उसके गलत कामों को ना देखें, और अगर यह आदेश सक्सेसफुल हो जाता है, लोग मान लेते हैं और राजा अपने उसमें चाल में कामयाब हो जाता है, तो फिर वो अगले कुछ और आदेश ट्राई करेगा, जैसा कि इस कहानी में उसने किया। उसके बाद ये वाला प्रश्न भी सेम है जो कि अंतराल में से है। अब चलिए सेट नंबर 3 को देख लेते हैं। रचनात्मक लेखन के तीनों टॉपिक अलग अलग हैं। शिक्षक दिवस पर कैसे हुआ शिक्षकों का सम्मान, मेरे बगीचे में सब्जी की फसल, खेल में मेरी रुचि। ये 9 के 9 रचनात्मक लेखन मैंने डिस्कस कर रखे हैं। मैं इसके कमेंट्स में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगी, छोटी सी वीडियो है, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि रचनात्मक लेखन को किस तरीके से ट्विस्ट के साथ शुरू या ख़त्म किया जा सकता है। वो आप देख लीजिए, पूरा पूरा मैंने उसमें नहीं लिखा है, 1-2 उदाहरण लिए हैं और बाकी सारी केवल हमने डिस्कस किए हैं। तो ये 3 रचनात्मक लेखन हैं। उसके बाद ये प्रश्न सेम है संवादों वाला। नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा और कहानी में द्वंद्व का महत्व। आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता। लेखन का आशय, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, यानी अभिव्यक्ति और माध्यम के सारे प्रश्न सेम हैं। काव्य सौंदर्य वाला हमारा प्रश्न सेम है कविताओं वाला। उसके बाद आशय स्पष्ट और नागमती की विरह दशा का वर्णन है माघ वाले महीने में, ये भी सेम है। छठा क्वेश्चन भी हमारा सेम है। 7वां क्वेश्चन भी हमारा सेम है। 8वां क्वेश्चन केवल अलग है। इस पूरे सेट में केवल 8वां क्वेश्चन और रचनात्मक लेखन वाला क्वेश्चन अलग अलग है, बाकी सारे सेम है। यानी कि आपका बहुत थोड़ा सा पार्ट अलग अलग आने वाला है, बाकी सारे क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे सेम आ जाएं। तो 8वां क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा देवदास पाठ में वैसाखी के दिन संभव ने क्या निश्चय किया और क्यों। दूसरा देवदास जो चैप्टर है उसमें संभव ने बैसाखी के दिन ये निश्चय किया कि वो दोबारा से जाएगा गंगा के घाट पर, क्योंकि उसको रात को याद आया जो बातें उस लड़की ने बोली थी। वो दिमाग पर जोर डालता है तो उसको याद आता है कि उस लड़की ने ये कहा था कि आज हम लेट हो गए हैं, कल हम दोबारा से आएंगे गंगा आरती में भाग लेने। तो वो डिसाइड करता है कि वो गंगा आरती में जाएगा और उस लड़की को ढूंढेगा, ये निश्चय किया। और क्यों क्यों वाले में उसकी मनोदशा का थोड़ा सा वर्णन कर देना है कि उसे अपनी बात उसको कहनी थी, या उसने जब उसको पहली बार देखा तो उसके मन में हलचल उत्पन्न हो गई थी, वो उससे बात करना चाहता था। जिस तरीके से पुजारी ने गलत समझ लिया था तो वो अपनी स्थिति क्लियर करना चाहता था। ये वाली चीज़ें क्यों में आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, कभी कभी इलाके की संपदा उसके लिए अभिशाप क्यों बन जाती है, जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर बताइए। तो इसमें
ये क्वेश्चन हमने चैप्टर को रिवाइज किया था तब डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जब हमने इस चैप्टर को रिवाइज किया था। हमें ये बताना है कि सिंगरौली की प्राकृतिक संपदा बहुत अधिक थी। चारों तरफ जंगल, नदियाँ, पेड़, झरने, पहाड़ और कोयले के भंडार, इतना सारा खनिज पदार्थ एक्सेस में वहाँ था। तो प्राकृतिक संपदा से संपन्न वो प्रदेश था। बहुत सारे खनिज पदार्थ वहाँ पर थे। लेकिन जैसे ही उद्योगपतियों को पता लगता है, जैसे ही सरकार को पता लगता है, सरकार और उद्योगपति जो है उस क्षेत्र से सारे खनिज संपदा का दोहन कर लेते हैं और वहाँ पर विद्युत परियोजना लगा देते हैं। पास में ही नदी है, पास में ही कोयले के भंडार हैं। तो इस तरीके से ये जो प्राकृतिक संपदा थी सिंगरौली की, उसके लिए अभिशाप बन जाती है। 9th क्वेश्चन भी सेम है। तो आज हमने डिस्कस किया अपना प्रीवियस ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको कुछ नए क्वेश्चन मिले होंगे अभिव्यक्ति और माध्यम के, और आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि आपके एनसीईआरटी में किस तरीके के प्रश्न होते हैं और कैसे उनको घुमा करके थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, मिक्स एंड मैच करके, और किस तरीके से आपको लिखना होता है। तो चलिए तैयारी कीजिए अच्छे से। आई होप आपको इससे अच्छी सी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।